लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। जैसे जैसे मतदान के दिन करीब आ रहे हैं वैसे वैसे चुनाव के मामले में हर जगह चर्चाएं हो रही हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जिला कचहरी कंपाउंड में और आपको हम दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं और उन लोगों से मिलाना चाहते हैं जिनके पास हर दल के नेता वोट मांगने तो आते हैं लेकिन कभी कोई इनका हाल जानने नहीं आता। तो हम इस वक्त मौजूद हैं चित्रकूट के सम्मानित अधिवक्ताओं के बीच, जहां पर हम उनसे चुनावी चर्चा करेंगे चाय पे। तो देखिए यहाँ का जो माहौल है, यहाँ चाय की चुस्कियाँ चल रही हैं, सभी अधिवक्ता बैठे हुए हैं। तो हम जानेंगे इनसे कि किस तरीके से इस बार वो चुनाव में अपना हिस्सा दे रहे हैं, अपनी शिरकत कर रहे हैं। तो सबसे पहले चूंकि वरिष्ठ अधिवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं तो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या माहौल है और इस बार किन मुद्दों पे चुनाव करेंगे। देखिए, मेरा कहना तो ये है कि वोट कास्टिंग करना सबके लिए बहुत ज़रूरी है और दूसरी बात तो व्यक्ति विशेष या पार्टी लेवल पर कोई वोट कास्ट नहीं होना चाहिए। आप जो हमारा हित कर सके, सारी व्यवस्था हमारी देख सके, हमारे दुख तकलीफ में साथ दे सके, उसको वोट डालना चाहिए। क्या लग रहा है कुछ परिवर्तन आएगा या फिर उसी सरकार को आप कंटिन्यू करेंगे? अभी कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो जनता तय करेगी। तो इस तरीके से देखिए बता रहे हैं कि जनता तय करेगी। फिलहाल अभी कोई भी इनका रुख अभी कंफर्म नहीं है। तो थोड़ा सा और जानते हैं, यहाँ सुरेश तिवारी जी हैं पूर्व तो अध्यक्ष जी, क्या माहौल है इस बार राजनीति का और क्या कभी कोई आपके पास नेता आते हैं आपका हाल जानने? देखिए, नेता तो बहुत आए हैं लेकिन इस ज़िले में देखिए कल प्रदेश अध्यक्ष आया था जेपी नड्डा ने यह कहा कि बालू माफिया को हम यहाँ टिकने नहीं देंगे, तो उन्होंने बालू माफिया को टिकट ही दे दिया आर के पटेल को। बालू माफिया नहीं क्या। इसके बाद कल महाराणा प्रताप की जयंती थी, उसमें किसी नेता ने कोई भी माल्यार्पण नहीं किया है, खाली फोटो पर रखी थी मंच में, आपने देखा होगा। तो जो इस प्रकार की विसंगतियां हैं, जो न तो किसी का सम्मान है इस पार्टी में, न किसी का कोई एहसान है, ये सोच रहे हैं कि क्या कहते हैं तानाशाही के बल से, क्या कहते हैं और बेईमानी के बल से जिताना चाहते हैं। तो जनता जान गई है, इस बार सभी लोग एकजुट होकर परिवर्तन करना चाहते हैं और देखिए इस बार पूरा परिवर्तन होगा। अब पूरे प्रदेश की जनता एकजुट होकर परिवर्तन कर रही है। ठीक है, तो क्या लग रहा है, आपका नाम क्या है और क्या माहौल है? मेरा नाम अवधेश बख्शी है। इस बार बहन मायावती ने पूरे प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों में ऐसा टिकट प्रत्याशी उतारा है कि इस प्रदेश में और पूरे देश में परिवर्तन होकर रहेगा। जो भू माफिया है, बालू माफिया है, गुंडा टैक्स वसूल रहे हैं, उनका विनाश होगा। क्या लगता है इस बार चुनाव है, क्या माहौल है? माहौल देखिए, हम भाई माहौल पर नहीं जाएंगे। हम चूँकि अधिवक्ता संघ का सचिव हूँ, सेक्रेटरी होने के नाते मैं अधिवक्ता हित पर ही वोटिंग करूँगा और अपने अधिवक्ता साथियों से कहूँगा कि जो पार्टी अधिवक्ता हित के लिए शासन प्रशासन से लड़ाई करेगी उसी पर वोट करिए। न बीजेपी, न सपा, न गठबंधन, कुछ नहीं, जो अधिवक्ता हित की बात करेगी। अभी पूर्व अध्यक्ष जी ने कहा कि सांसद आर के पटेल पे एक आरोप लगाया कि बालू माफिया है। जानकारी में तो ये है कि सिर्फ वो सांसद है, बालू माफिया कैसे है? नहीं, उनका लड़का जो है बिना रवन्ने की, भाई यही रोज पेपरों में निकल रहा है, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हर प्रिंट मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप, सोशल साइट में पता चल रहा है कि भैया यहाँ जो है अंडर लोड की योजना चल रही है सरकार की और वहाँ तो जो है सीढ़ी लगा के बालू भर के लोड किया जा रहा है। सुनील कुमार सिंह कॉन्ट्रैक्टर का कहते हैं लोगो ले लो ढो। तो भाई बात तो अध्यक्ष जी ने सही कहा कि यहाँ जो है बालू माफियाओं को जो है टिकट दिया जा रहा है, उधर नड्डा जी कह रहे हैं कि बालू माफियाओं को टिकट नहीं दिया जाए। क्या लगता है परिवर्तन होगा या सरकार परिवर्तन की स्थिति तो दिख रही? चूंकि हम लोग जो है जिला न्यायालय में बैठे हैं, यहाँ लोगों से तमाम चर्चाएं होती हैं तो लोग परिवर्तन चाहते हैं। क्या लगता है आपको भैया? परिवर्तन है भैया, परिवर्तन है। क्या लग रहा है इस बार मतदाता जो है? हम तो अपने अधिवक्ता को देख के जो हमारा अधिवक्ता समाज का विकास करेगा हम उसको वोटिंग करेंगे। परिवर्तन है 100%। आप बताएं क्या लग रहा है, क्या माहौल है? माहौल तो इस तरह का है कि जनता परेशान है, महंगाई से जनता परेशान है, बेरोजगारी से जनता परेशान है, शिक्षा से जनता परेशान है, बालू माफियाओं से जनता परेशान है, दारू माफियाओं से। ये तो बिल्कुल परिवर्तन है और बस हंसिया गेहूं बाली लहरा रही है और वही लहराएगी, क्योंकि सब बिकाऊ माल है, यहाँ टिकाऊ केवल वही है और उसी पर सब लोग जाएंगे। तो क्या लग रहा है भैया, आप लोग चुनावी चर्चा में भी बातचीत कर रहे थे यहाँ चाय पीते हुए, तो क्या चर्चा रही और किस तरफ जो है इस बार अधिवक्ता जा रहे हैं? देखिए अधिवक्ता का जहाँ तक प्रश्न है,
अधिवक्ता समाज का प्रमुख अंग है। अधिवक्ता न किसी के पक्ष में खड़ा है न किसी के विपक्ष में खड़ा है। अधिवक्ता सदैव समाज हित में खड़ा रहता है और अधिवक्ता से बड़ा समाज सेवी शायद ही कोई हो। तो मेरा कहना ये है कि हमारा संघ अभी निर्णय ले रहा है, मंत्री जी हैं, अध्यक्ष हैं, जो भी आपने सुना है वो ठीक है, लेकिन अभी निर्णय संघ नहीं ले पाया है कि हमको किस दल का समर्थन करना है। लौट करके हो सकता है ये लोग भाजपा का ही समर्थन कर दे, ऐसी बात नहीं है। अभी हमारे संघ ने निर्णय नहीं लिया कि हमको किसका समर्थन करना है, क्या बदलाव करने हैं। अभी इसकी रणनीति मंत्री जी बनाने वाले हैं। उन्होंने 2-3 बार मीटिंग बैठा चुके हैं इस विषय में कि इस बार हम लोगों को क्या करना है, और जैसे ही कोई नई रणनीति बनेगी तो इस विषय पर फिर पुनः काम चालू हो जाएगा। धन्यवाद। क्या लग रहा है, माहौल कैसा है? माहौल तो एकदम बढ़िया चल रहा है। निश्चित तौर पे इस बार अधिवक्ता संघ और अधिवक्ता समाज भी परिवर्तन के मूड में है और परिवर्तन होगा इस बार। कितना संतुष्ट हैं भाजपा के सांसद से आप लोग, जो कि लगातार जो है भाजपा की सरकार है, मौजूदा सांसद आर के पटेल जी हैं, प्रत्याशी भी हैं, कितने संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट तो आधे % हैं और आधा नहीं है, और जो हमारी समस्याओं को सुने समझे और उनका निराकरण कर सके उसी को हम वोट और सपोर्ट करेंगे। तो किसकी तरफ आप लोगों का झुकाव है? अब झुकाव तो अभी तक तो बीजेपी की तरफ से था, लेकिन अब जो है जो हमारी बदलाव की ज़रूरत है। क्या लगता है, क्या माहौल है? राजनीति जो है बदलाव का एक मुद्दा है। अगर कोई भी किसी पद पे गरिमामय पद पे बैठा रहता है तो उसके अंदर अहम आ जाता है। तो हम तो चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए और जो अधिवक्ता हित पे बात करेगा हम उसी के साथ हैं। तो ये बताएं कि चूँकि आप बहुत वरिष्ठ हैं, आपने कई सरकारें देखी, कई नेता देखे, कई सांसद विधायक देखे, कभी अधिवक्ताओं पर किसी ने कोई मंथन किया? अधिवक्ताओं के चाहे आपके चैम्बर हो, विद्युत समस्या हो, कभी कोई सहयोग किया किसी नेता ने? क्या लग रहा है कि इस बार जो नेता हैं या जितने भी तीनों प्रत्याशी हैं तीनों दल पे, वो कितना आपके पैमाने में खरे उतर रहे हैं? इस पूरे विश्व में जितनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई हैं उनका नेतृत्व अधिवक्ताओं ने ही किया है, इतिहास गवाह है। और चित्रकूट का ये संदेश याद रखेगा भारत देश। जब रथ यात्रा की बात आई थी और जब बाबरी मस्जिद गिरी हुई थी तब यहाँ भाजपा हारी थी, यहाँ कम्युनिस्ट का सांसद जीता था, और अयोध्या में भी भाजपा हारी थी। आज वो फिर समय आ गया है गंदगी को दूर हटाने के लिए। अगर परिवर्तन नहीं होगा तो गंदगी बढ़ेगी, इसलिए गंदगी हटाने के लिए परिवर्तन जरूरी है। यहाँ तो भाजपा हार ही रही है, बनारस और अयोध्या में भी हार रही है, क्योंकि लोगों में गंदगी हटाने का जज्बा आ गया है। देखिए, प्रयास तो किया ही जा सकता है। परिवर्तन तो मतदाता के ऊपर निर्भर करता है कि अंतिम निर्णय पे वो किस स्थिति पे पहुंचते हैं। लेकिन जैसा बॉस ने बताया उस हिसाब से इस व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के वास्ते दैट इज नेसेसरी थिंग एज आई थिंक विदाउट एनी डाउट। मतलब व्यवस्था को सुधार करने के लिए आप बोल रहे हैं कि व्यवस्था को सुधारना है तो जरूरी है परिवर्तन। आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही लगता है। अधिवक्ता समाज का आईना होता है, समाज को आईना दिखाता है। सारे तरह के जो है संकटों को अधिवक्ता दूर करता है। परिवर्तन ही होगा, जरूर होगा परिवर्तन, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, अभी एक महिला अधिवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनका भी राय जानते हैं कि क्या माहौल है और क्या लग रहा है इस बार चुनाव में मतदाता, और ख़ास तौर पे चूँकि बुद्धिजीवी हैं आप काले कोट को धारण किया है, आपने संविधान CRPC के आधार पे लोगों को न्याय दिलाते हैं आप लोग, तो क्या लग रहा है इस बार जो अधिवक्ता है वो किस तरफ रुख कर रहा है? देखिए, अधिवक्ता विवेकशील व्यक्ति है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, विकास चाहता है। जनता के हित में जो भी सरकार रोजगार किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए काम करेगी उसी को वोट करेगी। क्योंकि अभी मौजूदा सरकार में देखा गया, बीजेपी में ना तो देखिए रोजगार मिला किसी को, पढ़े लिखे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी ही है। बेरोजगार पढ़े लिखे घूम रहे हैं बालक। बहुत से लड़कों ने सुसाइड किया इसीलिए।
कि उनके माता पिता इतना पैसा लगा करके पढ़ाते हैं लेकिन उनको कोई नहीं मिल रहा रोज़गार, तो बहुत से बच्चे ऐसे सुसाइड कर लेते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो उसको बचाने के लिए आवश्यक है कि देश की अगर उन्नति करना है तो नवयुवकों को रोज़गार मिलना बहुत आवश्यक है। मोदी जी तो कह रहे हैं कि हमने बहुत रोजगार दिए, योगी जी भी कह रहे हैं बहुत रोजगार दिए हैं, अपार भर्तियां निकली हैं। भर्तियां देखिए जो भी निकलती हैं आप भी जानते हैं और जनता भी देख रही है, भर्तियां जो भी निकलती हैं बच्चे पढ़ लिख करके एग्ज़ाम देने जाते हैं तैयारी करके, लेकिन वो निरस्त कर दी जाती हैं वैकेंसियां, उससे बच्चों के ऊपर कितना बुरा असर जाता है। तो इस समय तो देखा गया ज़्यादातर वैकेंसियां कैंसिल ही हुई हैं, बच्चों को रोज़गार मिला ही नहीं है। कहाँ रोज़गार बच्चों को मिल रहा है? ऐसे रोड पर बालक घूम रहे हैं, पढ़े लिखे बच्चे कम पैसे में यहाँ वहाँ काम कर रहे हैं, इससे उनका दिमागी असंतुलन है। तो रोज़गार की ही कमी है और इस कारण से रोजगार की कमी है। परिवर्तन चाहती हैं या फिर इसी सरकार को कंटिन्यू करेंगी? नहीं, परिवर्तन तो देखिए सभी चाह रहे हैं, परिवर्तन अब होगा। आप लोग भी देख रहे हैं कि काफ़ी समय से 10 सालों में मोदी सरकार में जो देश का पतन हो रहा है वो उठा पाना संभव नहीं हो पाएगा आगे, इसलिए परिवर्तन तो संभव है और परिवर्तन चाहती है जनता, परिवर्तन होगा। ठीक है, तो आप बताएं, आप भी काफ़ी वरिष्ठ हैं, आपने भी तमाम सरकारें देखी होंगी, क्या लग रहा है आप मौजूदा सरकार से संतुष्ट हैं, परिवर्तन चाहते हैं या फिर भाजपा को फिर से एक बार आगे बढ़ाना चाहते हैं? अगर देश को बचाना है तो परिवर्तन जरूरी है। आप देख रहे हैं कि इस समय संवैधानिक संस्थाएं पूरी गुलाम बन चुकी हैं, चाहे वो CEC हो, चाहे ED हो, CBI हो, IT हो, सारी गुलाम है। कोई भी अभी कितनी शिकायतें पहुंची इसी के पास, एक भी एक्शन नहीं हुआ सत्ता पक्ष के खिलाफ, सिर्फ विपक्ष के खिलाफ ही होता है। ऐसी स्थिति में हमारा लोकतंत्र पूरी तरह से समाप्त हो रहा है। लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए हमको एक साथ हो करके परिवर्तन लाना होगा। मैं दूसरी तरफ जनपद के विषय में बता दूं, जनपद में शिक्षा की बुरी दशा है, शिक्षा का राजनीतिकरण हो गया है। सारे स्कूलों की स्थिति देखेंगे तो अध्यापकों की भारी कमी है और मनमानी तरीके से वसूली हो रही है और शिक्षा माफियाओं का पूरी तरह से कब्जा हो गया है इस जनपद में। और मजदूरों के हाल तो आप देखें कि बेहाल है। किसान इतना परेशान है कि जिसका कि कुछ हद नहीं। आप देखे होंगे कि पहले जब 14 के पहले एक खाद की बोरी 50 किलो की आती थी 650 रुपए की, आज वही किसान वही खाद की बोरी 2500 रुपए की आती है और 40 किलो उसका बेट हो गया है। ऐसी स्थिति किसानों के साथ है। बिल लगातार बढ़ रहे हैं और तमाम किसानों की जो आवश्यकताएं हैं उनको दर ब दिन महंगे होते जा रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के रेट बराबर बढ़ रहे हैं। ये देखे होंगे कि हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री कहा करते थे कि जिस देश का रुपया गिरता है उस देश के राजा की नीयत और उस देश की स्थिति खराब हो जाती है। आज देखें कि रुपया डॉलर 84 रुपया पार कर चुका है। आज क्या देश की स्थिति है। कहीं कहीं सिलेंडर लेकर के चौराहों में खड़े हो जाते थे, वो सिलेंडर वाले कहाँ चले गए। आज जो 450 का सिलेंडर आज 1100 रुपये 1200 रुपये तक बिक रहा है, आज वो कहाँ है। इनको तो जवाब देना चाहिए। जहाँ विश्वास, जनता का साथ की बात करते हैं लोग, तो ये लोग विश्वास लेते हैं, जनता का साथ लेते हैं और इसके बाद उसी जनता के पीठ और पेट में छुरा भोंकने का काम करते हैं। देखिए, तो किस तरीके से अभी वकील साहब ने कहा कि संविधान को बचाना है तो परिवर्तन करना है। वैसे देखा जाए तो मोदी जी ने तो बड़े काम किए हैं, गरीबों को राशन दिया, आवास दिया, फिर ऐसी क्या कमी है जो आज इतनी नाराज़गी देखने को मिल रही है? सबसे पहले तो जियाउल जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अधिवक्ताओं के बीच में आके उनके विचार रखने के लिए आपने उनको प्रेरित किया। और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं अपने जनपद की समस्त जनता से अनुरोध करूँगा कि वो आने वाले 20 मई को अधिक से अधिक मात्रा में मतदान करके और अपनी एक सशक्त सरकार बनाने का काम करें। जहाँ तक सरकार की बात है तो सरकार ने अपने स्तर पर गरीबों, किसानों,
मजदूरों, व्यवसायियों, सभी के लिए जितना काम उसको कर सकना था उसने अपने तरीके से किया है। और आज हमारा देश भारत एक गौरवशाली भूमिका पूरे विश्व में अपने भारत को स्थापित करने के लिए निभा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए जितना वो कर सकते थे और जितना उनको करना चाहिए वो कर रहे हैं। क्या लग रहा है जिस तरीके से हालात हैं, भाजपा के प्रत्याशी माफ़ी मांग रहे हैं, बसपा के प्रत्याशी पे एक दाग है कि उनके पिता पे एक आरोप था, वो जेल गए थे, वहीं सपा की जो गठबंधन की स्थिति है उसमें पहले प्रत्याशी कोई थे, फिर उनके थोड़ी देर बाद तस्वीर बदल गई, उनकी पत्नी आ गई। कितना इस सब चीज़ों से चुनावी माहौल में परिवर्तन आएगा? क्योंकि जिस तरीके से सपा गठबंधन में प्रत्याशी बदले गए हैं, अभी भी तमाम लोग शिवशंकर नाम जानते हैं, कृष्णा पटेल कम जानते हैं, तो क्या लगता है जब ईवीएम के पास मतदाता जाएगा तो क्या स्थिति होगी? जियाउल जी, देखिए इस समय जो जनता है वो वोट देने का मन सब पहले से बना चुके हैं। किसी को ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि प्रत्याशी कौन है, क्या कर रहा है। ये आज की डेट में जो चुनाव हो रहे हैं वो दलगत आधारित हो रहे हैं। तो इस जिले की जनता ने मन बना लिया है कि हमको किसको वोट करना है। और माफ़ी अगर कोई प्रत्याशी मांग रहा है तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अगर वो माफ़ी मांग रहा है, अगर उससे कोई गलती हुई है, अगर वो माफ़ी मांग रहा है तो ये तो बहुत बड़ी बात है। बाकी तो माफ़ी भी नहीं मांग सकते, इसलिए कि जिन्होंने गलतियां की हैं वो भी माफ़ी मांगने को तैयार नहीं। जैसा आप स्वयं बता रहे हैं अपने उस पर कि बसपा के प्रत्याशी ने इतनी बड़ी गलती की, सपा भी इसी तरह है, लेकिन वो कोई आदमी अपनी बात के लिए माफ़ी मांगने को तैयार नहीं। लेकिन अगर भाजपा के प्रत्याशी ने कोई गलती की है तो वो खुले मन से अगर माफ़ी मांग रहे हैं तो ये तो बहुत बड़ी बात है। क्या लगता है, आप बताएं कि जिस तरीके से माफ़ी मांगने की चर्चा आई, अभी वकील साहब ने कहा, तो माफ़ी मांगना क्या बेहतर है या फिर जो है परिवर्तन आवश्यक है? देखिए ऐसा है, माफ़ी राजनीति में तो नहीं चलती। अभी ओम प्रकाश राजभर का लड़का ब्राह्मणों को गाली दे रहा था जो है, इसके बाद माफ़ी मांग ले। ये राजनीति में माफ़ी वाफ़ी नहीं चलती। बशर्ते ये है कि मैंने आपसे जियाउल जी पहले कहा है कि चूँकि आज मैं जो है अपने संघ का सेक्रेटरी हूँ, मैं जो दल हमारे अधिवक्ता संघ हित की बात करेगा, हम उसी के साथ सभी लोगों की मीटिंग करेंगे आने वाले दिनों में और उसी के साथ हम वोटिंग करेंगे। क्या लगता है भाई साहब, क्या माहौल है इस बार चुनावी? और आप जो अधिवक्ता हैं, सम्मानित हैं, आप समाज का एक स्तंभ हैं, तो कितना आपके सम्मान पे पूर्व की सरकारों ने काम किया और कितना आप आज उनके साथ हैं या फिर आप भी परिवर्तन चाहते हैं? मैं तो अभी ये कहूँगा कि अभी हमारे बहुत ही वरिष्ठ हमारे साथी थे, वो बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी की पैरवी कर रहे थे और कह रहे थे कि ये दलगत चुनाव है, लोगों ने माफ़ी मांग लिया। मैं पूछना चाहता हूँ इसी सरकार से, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री महोदय से, कि जब इस देश के अंदर नोटबंदी की गई, सर्कुलर स्ट्राइक की गई, आपने 500 का नोट बंद किया, 1000 का नोट बंद किया, तो आपने वही तुगलकी बंद क्यों किया? आपने क्यों वही परंपरा घोषित की? आपने 500 का नोट क्यों चलाया? आपने जनता के साथ गुमराह क्यों किया? आज शिक्षा और चिकित्सा को इतना महंगा करने का काम किया और यहाँ माफ़ी मांगने की बात कर रहे हैं। नौजवानों के साथ धोखा हुआ, किसानों के साथ धोखा कर रहे हैं। खड़े हम आपकी फैमिली जो है आपके ट्रकों में बालू लदा रही है। पूरे गरीबों के साथ धोखा नहीं किया, गरीबों को तो आवास दिए, राशन दिया। हाँ, उन्होंने राशन देकर, यही तो छल है समाज के साथ और गरीबों के साथ चले कि वोट का ध्रुवीकरण करने के लिए किया गया है। कॉलोनी और सबसे बड़ी आज समस्या जानते हैं आपको, चिकित्सा और शिक्षा है। शिक्षा के माध्यम से देश उत्पत्ति करता है और आप उसी चीज़ को बंद करना चाहते हैं। आप वही चीज़ है कि आप 5 किलो दाना पर गरीबों को आप रीढ़ तोड़ने का काम कर रहे हैं। यहाँ कैसे विकास, क्या विकास की बात? कोई बात नहीं। तो ये बताएं कि जिस तरीके का माहौल है, आप आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने कुछ नहीं किया, सड़कों पे, आवास पे, राशन पे सरकार ने तो बहुत काम किया, तो क्या उसके आधार पर सरकार फिर बनेगी? पहली बात तो ये कि जो कहा कि सरकार क्या रही, इस विषय में मेरा सिर्फ एक कहना है कि समझ गए यह दुनिया है, यहाँ कौन किसी का होता है और धोखा भी वही देते हैं जिनका भरोसा होता है। हमने सरकार को क्या भरोसा दिलाया? हमारे अधिवक्ताओं के राशन कार्ड से नाम हटा दिए गए। किसी भी अधिवक्ता की सॉल्वेंसी नहीं बन रही कि किसी तरह का कोई ठेकेदारी आज कर सके। प्रदेश में तमाम जिलों में अधिवक्ताओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और पूरे प्रदेश में किसी भी कार्यालय में, किसी भी ऑफिस में अगर काला कोट पहन के हमारा अधिवक्ता जाता है तो उसको कहीं भी कोई सम्मान नहीं दिया जा रहा। उसको हाथ देते से देखा जा रहा है कि कहाँ से आ गए। प्रदेश में इस तरह की अराजकता चल रही है, लिहाजा मैं
अपनी निजी राय से कह रहा हूँ कि हमारे जो अधिवक्ता हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा। तो ये देखिए किस तरीके से इन्होंने बताया कि अधिवक्ताओं का जो सम्मान रखेगा वही देश में राज करेगा। अभी हम कम समय में आपसे बात करेंगे। क्या लग रहा है, तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं भाजपा सरकार पे, हालांकि अगर तस्वीर देखी जाए शहर में निकल करके तो सड़कें बड़ी खूबसूरत हैं, मकान बन गए, राशन बन गया, तो क्या लग रहा है कि कहाँ तक इनकी बातें ठीक हैं आपके साथियों की? देखिए, कानून व्यवस्था के स्तर पर देखा जाए तो जितने माफियाओं गुंडों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है वो जो है कानून व्यवस्था सामने दिख रही है। रही बात विपक्ष की, विपक्ष का जो गठबंधन है वो बेरोजगारों का गठबंधन है। ये केवल अपने परिवार को बचाने के लिए, और जो है आज देखिए जो छापे पड़ रहे हैं ईडी के, तो करोड़ों की जो है अकूत भंडार निकल रहे हैं। कांग्रेस के धीरज साहू को देख लीजिए, अभी झारखंड में एक जो 35 करोड़ का जो है खजाना देख रहे हैं। उधर कांग्रेस करेगी हमारे पास प्रचार के लिए पैसा नहीं है, एक कार्यकर्ता के पास हजारों करोड़ रुपया जो है खजाना निकल रहा है। यही कांग्रेस जो देश में 50 साल 60 साल शासन किया है, उसके बाद भी मूलभूत सुविधाएं देश में नहीं थी। मोदी जी के आने के बाद हजारों गाँव में बिजली के इलेक्ट्रिक नहीं थी, उन्होंने इलेक्ट्रीफाइड किया। और जो है सड़कें नहीं थी, सड़कें बनवाया। और आज पीने के लिए पानी, भोजन, कपड़ा, पानी, ये महत्वपूर्ण चीज है। पानी के लिए व्यवस्था नहीं थी। हर घर जल योजना, पूरे देश में, इतने बड़े देश में बहुत बड़ी योजना चल रही है। जहां देखो वहां पाइपलाइन पड़ रहा है और हर घर से जल की योजना चल रही है, जिससे कि आम आदमी का जो है, जो महिलाएं बेचारी 1-2 4 किलोमीटर पानी सर में लेकर ढोती थी, ये समस्याएं दूर होगी। इनको गरीबों की पीड़ा से क्या मतलब है? इनके 4 बच्चे और 10 लड़के, सब सांसद विधायक, चलो ब्लॉक प्रमुख बन जाओ, तुम विधायक बन जाओ, तुम सांसद बन जाओ। अखिलेश यादव को देख लीजिए, उसके परिवार के 8 लोग विधानसभा लड़ रहे हैं। उधर जो है मायावती का जो है देखिए उत्तराधिकारी है ही है। कांग्रेस का परिवार का प्रियंका गांधी वाड्रा के बाद ये लोग क्या रोजगार करते हैं, क्या बिजनेस करते हैं? इनकी प्रॉपर्टियां देखिए, अकूत संपत्तियां विदेशों में पड़ी हुई हैं। अगर मोदी सरकार इस पे चोट कर रही है तो ये सब जो है चोर पूरे इकट्ठा होकर के विरोध कर रहे हैं मोदी जी का। अभी कल जेपी नड्डा आए थे, जेपी नड्डा ने कांग्रेस के राहुल गांधी, अखिलेश यादव को शहजादे कहा और कहा कि राहुल गांधी संविधान की किताब लेके फिरते हैं। और मैंने कहा कि भाई कभी पढ़ भी लिया कर। तो क्या कहेंगी इसमें कि क्या आप राहुल गांधी ने संविधान नहीं पढ़ा? देखिए, माननीय जेपी नड्डा जी ने जो रैली किया उसमें आप लोगों ने देखा भी कि लोगों का रुझान बहुत कम रहा, उनका उत्साह भी बहुत कम रहा। और जिस तरह से भीड़ एक नेता के, राष्ट्रीय नेता के आने पे होना चाहिए, उस तरह की भीड़ भी नहीं दिखी। हम लोग तो लोकल के रहने वाले हैं, हम लोग तो देखे हैं। लेकिन जो अभी हमारे अधिवक्ता साथी ने कहा, कांग्रेस की बात उठाई, तो हमारी कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। कांग्रेस ने ही देश को आज़ाद कराया था। और जितनी भी चाहे शिक्षा को लेकर के रहा हो, चाहे विकास को लेकर के रहा हो, सड़कों को लेकर के रहा हो, जितनी भी योजनाएं थी गरीबों के लिए, किसानों के लिए, वो सब योजनाएं वो धीरे धीरे निजीकरण किया जा रहा है। सरकारी कितनी संस्थाएं थी, बनाई हुई थी, जिससे गरीबों को, किसानों को लाभ मिलता था, उनके बच्चों को। आज भी हॉस्पिटल वगैरह हैं जो भी कांग्रेस के बनाए हुए, उन्हीं से लाभ मिल रहा है लोगों को, उन्हीं से गरीब लोगों का इलाज हो रहा है। तो आप सभी लोग देख रहे हैं, चाहे उज्जैनी हो, चाहे एम्स हो, चाहे ये हैं जो कांग्रेस के समय के बनाए हुए हॉस्पिटल वगैरह हैं, वहाँ से इलाज हो रहा है आज भी, और लोग वहाँ इलाज के लिए जाते हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस ने के शासनकाल में जब जो विकास कार्य हुआ है वो आज निरर्थक हो गया, कम हो गया, ऐसा नहीं है। उसी शासनकाल का आज महत्व है और उसी शासनकाल की दी हुई नीतियां और संविधान पर जो काम होता रहा है, उस पर अगर काम होता रहा तो संविधान बचा रहेगा, तो सबको सामान्य रूप से सुविधाएं मिलेंगी, समान रूप से रोजगार मिलेगा। तो हमारा कहना तो ये है कि संविधान बचाना आवश्यक है और जनहित में जो आवश्यक है वो होना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप सभी अधिवक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी। चित्रकूट के बार काउंसिल के संघ कार्यालय में बैठ कर के जो चाय पे चर्चा हो रही थी, उस पर बार एसोसिएशन के हॉल पे, तो इस चर्चा पे हमने भी इनका रुख जाना और जाना कि ये भी परिवर्तन चाहते हैं और कोई अधिवक्ता मौजूदा सरकार से बेहद खुश है तो कोई बेहद नाराज है। अब देखना ये होगा कि ये काले कोट धारण करने वाले बुद्धिजीवी सम्मानित अधिवक्ता किसको ताजपोशी करते हैं और किसकी सरकार बना करके ऊपर तक पहुंचाते हैं। ज़ियाउल हक, हिंदी खबर, चित्रकूट।